नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल की तैयारी में, यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी में आपका स्वागत है। अगर आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए एक इसका सब टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। उसे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा, जिसे आज मैं लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, फिर चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सभी का कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से हमने डिजाइन किया है, जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तो स्क्रीन पर अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी। तो शुरू करते हैं सूक्ष्म विज्ञान के परिचय से। सूक्ष्म विज्ञान में उन अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले एक जीवित कोशिका की खोज की थी। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुई पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया, जिसका सीधा मतलब है कि बीमारियां इन छोटे कीटाणुओं सूक्ष्म जीवों के कारण ही होती हैं। लुई पाश्चर ने ही दूध को खराब होने से बचाने की पाश्चुरीकरण तकनीकी और कुत्ते के काटने पर लगने वाला रेबीज का टीका खोजा था। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स, टीबी और हैजा जैसी बीमारियों के जीवाणुओं का पता लगाया। इन्हें आधुनिक जीवाणु विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। एडवर्ड जेनर ने दुनिया का सबसे पहला टीका चेचक बीमारियों के लिए बनाया था। इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु यानी कि वायरस, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। कवक यानी कि फंगी, फफूंद, प्रोटोजोआ और शैवाल यानी कि एल्गी या काई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल और रस्का ने की थी। यह इतनी ताकतवर मशीन है कि इसके बाद ही वैज्ञानिक विषाणुओं को ठीक से देख पाए। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, मतलब ये उबलते हुए झरनों से लेकर बर्फ, गहरी मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर हर जगह मौजूद हैं। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई माइक्रोमीटर है। एक माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियस पेनिसिलियम नाम की फफूंद यानी कि कवक से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया मारने वाली दवा पेनिसिलिन बनाई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नाम की फफूंद यानी कि कवक से दुनिया का पहला एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया मारने वाली दवा पेनिसिलिन बनाई। सिलेमन वैक्समैन ने विज्ञान में एंटीबायोटिक शब्द पहली बार इस्तेमाल किया और टीबी की दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन खोजी। विषाणु यानी कि वायरस को सजीव, जिंदा और निर्जीव मुर्दा के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि शरीर के बाहर ये बेजान होते हैं और शरीर के अंदर जाते ही ये जिंदा हो जाते हैं। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होते हैं? विषाणु होते हैं। युगलीना को पौधे और जानवरों के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें पौधों की तरह हरा रंग भी होता है और यह जानवरों की तरह चलता भी है। माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है। इसमें बाहरी सुरक्षा दीवार, कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसे पीपीएलओ भी कहते हैं। अब बढ़ेंगे हम जीवाणु विज्ञान की तरफ यानी कि बैक्टीरियोलॉजी की तरफ। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका वाले जीव हैं। आसान भाषा में कहें तो इनके अंदर का दिमाग यानी कि केंद्रक या न्यूक्लियस पूरी तरह से बना हुआ नहीं होता है। जीवाणुओं के शरीर की बाहरी दीवार पेप्टिडोग्लाइकन नाम के एक खास रसायन से बनी होती है। जीवाणु हमारी तरह फेफड़ों से सांस नहीं लेते हैं। इनके अंदर सांस लेने के लिए एक जाली जैसी संरचना होती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। आकार के हिसाब से जीवाणु 4 तरह के होते हैं। पहला होता है कोकस, जो गोल होते हैं। दूसरे होते हैं बैसिलस, जो छड़ी नुमा दिखाई देते हैं। तीसरे होते हैं विब्रियो, ये कौमा के आकार के होते हैं।
और अंतिम होता है स्पिरिलम, जो स्प्रिंग जैसे होते हैं। वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ने जीवाणुओं को रंगने का तरीका निकाला, जिसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। इसी से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पहचाने जाते हैं। प्लाज्मिड जीवाणुओं के अंदर पाया जाने वाला एक अतिरिक्त डीएनए का छल्ला है। वैज्ञानिक इसी की मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, यानी कि डीएनए में बदलाव करते हैं। जीवाणु आमतौर पर द्विखंडन से प्रजनन करते हैं, यानी एक बैक्टीरिया बीच से टूटकर दो नए बैक्टीरिया बन जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो दाल वाले पौधों, जो दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में रहता है। यह हवा की नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में मिला देता है और इसी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसी पौधे की जड़ में नहीं रहते, बल्कि मिट्टी में स्वतंत्र घूमते हुए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। लैक्टोबैसिलस वह प्रसिद्ध जीवाणु है जो दूध की मिठास को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में जमा देता है। तो दूध को दही में जमाने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया को सामान्य भाषा में नील हरित शैवाल कहते हैं। ये दुनिया के पहले जीव थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण करके धरती पर ऑक्सीजन पैदा की थी। साइनोबैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन सोखने के लिए एक खास कमरा होता है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे पेट की बड़ी आंत में दोस्त की तरह रहता है और हमारे लिए विटामिन के और B12 बनाता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे पेट की बड़ी आंत में दोस्त की तरह रहता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस को पौधों का प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि यह पौधों के डीएनए में प्राकृतिक रूप से बदलाव कर सकता है। वैसिलस थुरिनजिएनेसिस बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल जैविक कीटनाशक यानी कि बिना केमिकल वाले जहर के रूप में बीटी कपास उगाने में होता है। जीवाणु अपनी पूंछ जैसी संरचना के सहारे तैरते या चलते हैं। इस पूंछ को कसाभिका कहते हैं, फ्लैगिला। एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया को कैसे मारती हैं? वे या तो बैक्टीरिया की बाहरी दीवार कोशिका भित्ति नहीं बनने देती या उसका प्रोटीन बनाना रोक देती हैं। जीवाणुओं के अंदर प्रोटीन बनाने वाली मशीन राइबोसोम 70 आकार की होती है, जबकि इंसानों की विकसित कोशिकाओं में ये 80S होती है। 70 के आगे जो यस लिखा है, 80 के आगे जो यस लिखा है, उसका अर्थ है स्वेडवर्ग इकाई, स्वेडवर्ग यूनिट। ठीक है, तो एस यहाँ पर एक यूनिट की तरह काम करता है। जैसे सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, वैसे ही यहाँ पर 80 का आगे जो एस लिखा है वह स्वेडवर्ग यूनिट है। थर्मोएसिडोफिल्स ऐसे प्राचीन बैक्टीरिया हैं जो खौलते हुए गर्म पानी और तेजाब में भी मजे से जिंदा रह सकते हैं। मिथेनोजेंस वे बैक्टीरिया हैं जो जानवरों के गोबर और बायोगैस प्लांट में सड़न पैदा करके मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया हैं वो जानवरों के गोबर और बायोगैस प्लांट में सड़न पैदा करते हैं और फिर उससे मीथेन गैस बनाते हैं। अगर हम बात करें विषाणु विज्ञान की, वायरोलॉजी की, तो विषाणु की खोज 1892 में रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोवस्की ने तंबाकू के पत्तों में होने वाले मोजेक रोग की जांच करते समय की थी। विषाणु अकोशिकीय होते हैं, यानी इनका खुद का कोई पूर्ण शरीर नहीं होता है। ये केवल किसी दूसरे जिंदा जीव के अंदर ही अपनी गिनती बढ़ा सकते हैं। विषाणु के बाहरी खोल को कैप्सिड कहते हैं, जो पूरी तरह से प्रोटीन का बना होता है। इस कैप्सिड की छोटी छोटी ईंटों इकाइयों को कैप्सोमियर्स कहा जाता है। विषाणु के अंदर उसके कोड, अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए होता है या फिर आरएनए। याद रखें, किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। मनुष्यों जानवरों को बीमार करने वाले वायरस में आमतौर पर डीएनए होता है, जबकि पेड़ पौधों के वायरस में मुख्य रूप से आरएनए पाया जाता है। जो वायरस बैक्टीरिया को खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं उन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। गंगा नदी का पानी सालों तक खराब न होने का यही मुख्य कारण है। बैक्टीरिया को खाने वाले इस जीवाणु भोजी वायरस की खोज स्टुअर्ट और डी हेरले ने की थी। रेट्रोवायरस बहुत चालाक वायरस होता है। इनमें आरएनए होता है
पर यह शरीर में घुसकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के रसायन से अपने आरएनए को डीएनए में बदल लेते हैं, जैसे एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह हमारे शरीर की रक्षा करने वाले मुख्य सैनिकों टी लिम्फोसाइट्स को चुन चुनकर मारता है। वायरोइड्स वायरस में से भी छोटे होते हैं। तो जो वायरोइड्स होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं। इनमें कोई प्रोटीन का कवर नहीं होता है, सिर्फ खुला आरएनए होता है। ये वायरोइड्स मुख्य रूप से पौधों में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे आलू का आकार बिगाड़ना वाला स्पिंडल ट्यूबर रोग। प्राइवेंस वायरस भी नहीं है, ये केवल एक खराब रूप से मुड़े हुए संक्रामक प्रोटीन है। इनमें कोई डीएनए या आरएनए नहीं होता है, फिर भी ये बीमारी फैलाते हैं। इन प्राइवेंस प्रोटीन के कारण ही गायों में मैड काऊ रोग, जिसमें गायें पागल हो जाती हैं, और इंसानों के दिमाग में सीजेडी नाम की लाइलाज बीमारी होती है। वायरस को नमक या चीनी की तरह क्रिस्टल कणों के रूप में इकट्ठा करने वाले पहले वैज्ञानिक W.M. स्टेनले थे। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वायरल बुखार में एंटीबायोटिक दवाइयां काम नहीं करती हैं, क्योंकि वायरस पर इसका कोई असर नहीं होता है। जब कोई वायरस हमारी कोशिकाओं पर हमला करता है तो हमारी कोशिकाएं अपने बचाव में इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन छोड़ती हैं, जो आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को अलर्ट कर देता है। डेंगू एक वायरस के कारण होता है, फ्लेवी वायरस, लेकिन इसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने का काम मादा एडीज इजिप्टी मच्छर करती है। यूपी लोअर पीसीएस का ये पीवाईक्यू है। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 भी एक आरएनए वायरस है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जीका वायरस भी डेंगू वाले एडीज मच्छर से ही फैलता है। अगर ये गर्भवती महिला को हो जाए तो बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हो पाता। इस बीमारी को माइक्रोसिफेली कहते हैं। अब हम बात करेंगे कवक की, फंगी की, फफूंद की और शैवाल की, यानी कि एल्गी की। कवकों की पढ़ाई को माइकोलॉजी और शैवालों की पढ़ाई को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। कवकों यानी कि फफूंद की पढ़ाई को माइकोलॉजी कहते हैं, और शैवालों यानी कि काई की पढ़ाई को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक यूकेरियोटिक विकसित कोशिका वाले होते हैं और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इन्हें विषमपोषी कहते हैं, क्योंकि इनमें हरा रंग पर्णहरित नहीं होता है। कवकों की बाहरी दीवार काइटिन नामक एक बहुत कठोर शर्करा की बनी होती है। कवक अपने अंदर जो एक्स्ट्रा खाना जमा करते हैं वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, बिल्कुल इंसानों और जानवरों की तरह। ईस्ट एक ऐसा कवक है जिसमें केवल एक कोशिका होती है। बेकरी, ब्रेड बनाना, शराब उद्योग में सड़ाने की प्रक्रिया के लिए इसका इस्तेमाल होता है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। ईस्ट बिना ऑक्सीजन के सांस अवायवीय श्वसन लेता है और इसके परिणाम स्वरूप इथाइल अल्कोहल, शराब और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। मशरूम जिसे हम खाते हैं वह भी एक प्रकार का कवक ही है, और यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। गेहूं की फसल को बर्बाद करने वाला गेहूं का रस्ट रोग पक्सीनिया नामक के कवक के कारण होता है। लाइकेन कोई एक जीव नहीं है, बल्कि है एक कवक है, और शैवाल की गहरी दोस्ती सहजीवी संबंध का नाम है, जहां दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण यानी कि विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के बहुत अच्छे संकेतक हैं। जहां हवा जहरीली होती है वहां लाइकेन तुरंत मर जाते हैं। माइकोराइजा कवक और बड़े पेड़ों जैसे चीड़ और जड़ों की दोस्ती है। कवक पेड़ की मिट्टी से फास्फोरस चूस कर देता है और पेड़ कवक को खाना देता है। शैवाल काई अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर मौजूद कुल ऑक्सीजन का लगभग 50% हिस्सा जंगलों से नहीं बल्कि समुद्र के शैवालों से आता है। क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ स्पेस में ले जाते हैं। यह उन्हें खाने के लिए प्रोटीन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दोनों देता है। एगार एगार एक जेली जैसा पदार्थ है जो लाल रंग के शैवालों से निकाला जाता है। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल लैब में बैक्टीरिया पालने और आइसक्रीम जेली बनाने में करते हैं। नमक में डाला जाने वाला आयोडीन प्राकृतिक रूप से समुद्र में पाए जाने वाले भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है।
शैवालों की बाहरी दीवार कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे पौधों की होती है। जब तालाब में गंदे नालों का पानी खाद जाता है तो शैवाल पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। इससे पानी के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और मछलियां मर जाती हैं। इस पर खराब स्थिति का बढ़ा हुआ बीओडी कहते हैं। बासी ब्रेड पर जो काली सफ़ेद रुई जैसी फफूंद लग जाती है उसे विज्ञान में म्यूकर या राइजोपस कहते हैं। बाजरे और राई की फसल में अर्गोट नाम की बीमारी क्लेविसेप्स नाम के कवक के कारण होती है। बासी या खराब मूंगफली में एस्परजिलस नाम का कवक एक जहर छोड़ता है जिसे एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। इसे खाने से लीवर का कैंसर हो सकता है, इसलिए सड़ी हुई मूंगफलियां ना खाएं, उनको फेंक दें। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ का मतलब होता है कि पहला जंतु। ये पानी में रहने वाले एक कोशिका के जीव हैं जिन्हें जंतु जगत का सबसे पुराना जीव माना जाता है। अमीबा का आकार हमेशा बदलता रहता है। यह अपने नकली पैरों की मदद से रेंगता है और अपना खाना पकड़ता है। पैरामीशियम का आकार हमारी चप्पल जैसा होता है, इसलिए इसे स्लीपर जंतु कहते हैं। यह अपने शरीर के चारों ओर मौजूद छोटे बालों से तैरता है। मलेरिया कोई मच्छर पैदा नहीं करता, बल्कि प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पैदा करता है। मच्छर तो इसे बस एक बीमार इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने की टैक्सी है। मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज चार्ल्स लेब्रॉन ने की थी, जबकि रोनाल्ड रॉस ने यह साबित किया था कि इसे फैलाने का काम मच्छर करता है। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो गंदे पानी के जरिए हमारी बड़ी आंत में चला जाता है और पेट में ऐंठन और खूनी दस्त अमीबी पेचिस पैदा करता है। एंट अमीबा जिंजीवैलिस वह प्रोटोजोआ है जो हमारे दांतों और मसूड़ों में पायरिया रोग करता है, जिससे से बदबू और खून आता है। ट्रिपेनोसोमा नाम का प्रोटोजोआ अफ्रीकन निद्रा रोग पैदा करता है। इसमें इंसान को बहुत तेज नींद आती है। इसे फैलाने वाली मक्खी का नाम सीसी मक्खी है। लिस्मेनिया डोनावानी नाम के प्रोटोजोआ से काला अजार नाम का खतरनाक बुखार आता है। इसे फैलाने वाली मक्खी का नाम बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई है। पानी में रहने वाले प्रोटोजोआ के शरीर में ज़्यादा पानी घुसने से पर वे फट ना जाएं, इसलिए उनके पास एक पानी निकालने वाला मोटर होता है जिसे संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए। थोड़ा कठिन है, थोड़ा नया है, पर माइक्रोबायोलॉजी में यही सब है। अगर मैं आपको डीप में नहीं पढ़ाऊंगा तो बाद में आप कहेंगे कि बहुत सतही जानकारी दे दी, इसलिए मैं सब कुछ लेकर आया हूँ जितना भी माइक्रोबायोलॉजी में हो सकता है। बस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और परीक्षा में जितना भी आ सकता है वो वहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जीवाणु से होने वाले रोगों की अगर बात की जाए तो टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, प्लेग, सिफिलिस, गोनोरिया और कुष्ठ रोग है जिसे कोढ़ कहते हैं। विषाणु से होने वाले रोगों की अगर बात की जाए तो एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, रेबीज है, खसरा है, चेचक है, चिकनगुनिया है, हेपेटाइटिस है। जो महामारी की तरह फैलते हैं वो विषाणु जनित रोग होते हैं। एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, रेबीज है, खसरा है, चेचक है, चिकनगुनिया है, हेपेटाइटिस है, बहुत ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है, और जीवाणु जनित रोग हैं, ये भी जानलेवा होते हैं, लेकिन ये टाइम देते हैं आपको सुधरने का। टीबी में आप इलाज करवा सकते हैं, टाइफाइड का इलाज है, हैजा का है, डिप्थीरिया का है, टिटनेस, तो इन सब के इलाज आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं टाइफाइड की। ये दूषित पानी खाने से होने वाला आंतों का बुखार है। डॉक्टर इसकी पुष्टि के लिए विडाल टेस्ट करवाते हैं। कई बार जब आप बरसात के मौसम में सड़क के किनारे बिकने वाले फास्ट फूड खाते हैं या फिर कोई फूड खाते हैं तो ये टाइफाइड होने की सबसे ज़्यादा संभावना बरसात के मौसम में होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी तब गंदा होता है, बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं। क्षय रोग यानी कि टीबी की अगर बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ये। इससे बचाव के लिए जन्म के तुरंत बाद बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो जो टीबी रोग है जिसे क्षय रोग कहते हैं वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी के पूरी तरह इलाज के लिए सरकार ने डॉट्स यानी कि निगरानी में दवा खिलाने की प्रणाली अभियान चलाया है।
हैजा यानी कि कॉलरा दूषित जल से फैलता है। इसमें शरीर का सारा पानी दस्त या उल्टी से निकल जाता है। इससे बॉडी में गंभीर निर्जलीकरण होता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसलिए मरीज को तुरंत ओआरएस पिलाना चाहिए, जीवन रक्षक घोल। जब भी आपको उल्टियां हो या आपके आसपास किसी को उल्टियां हो या दस्त हो, तो पानी अच्छे तरीके से पीना, ग्लूकोज पीना, ओआरएस पीना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टिटनेस की अगर बात करें तो टिटनेस का बैक्टीरिया लोहे के जंग लगने लगे सामान या मिट्टी में होता है। ये जबड़े को पूरी तरह जाम कर देता है, इसलिए इसे लॉकजा या धनुष संटकार रोग भी कहते हैं। धनुष टंकार रोग, ठीक है, धनुष टंकार रोग भी इसको कहते हैं। नवजात शिशु को डीपीटी का टीका 3 खतरनाक बीमारियों से बचाता है। एक तो है डिप्थीरिया, गला घोटने वाली बीमारी, दूसरा है पर्टूसिस यानी कि काली खांसी, और तीसरा है टिटनेस। इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं। तो डीपीटी जो है टीका, वो 3 खतरनाक बीमारियों से बचाता है। एक है डिप्थीरिया, दूसरा है पर्टूसिस, और तीसरी है टिटनेस। प्लेग चूहों के शरीर पर रहने वाले छोटे पिस्सुओं के काटने से फैलता है। पुराने जमाने में इससे लाखों लोग मर गए थे, इसलिए इसे काली मौत भी कहते हैं, ब्लैक डेथ। कुष्ठ रोग, कोढ़ या लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है, जिससे त्वचा सुन्न पड़ जाती है, और इसके सरकारी इलाज को एमडीटी यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। रेबीज या पागल कुत्ते बंदर के काटने से होने वाला वायरल रोग है। इसमें मरीज का तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, उसे पानी से भयानक डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पोलियो गंदे पानी खाने से पेट में जाने वाला वायरस है, जो रड्डी को खराब कर बच्चों को अपाहिज कर देता है। भारत में 2014 से पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन बाद में 1-2 केस सामने आए तो पोलियो टीकाकरण दोबारा शुरू किया गया था। हेपेटाइटिस की अगर बात की जाए तो हमारे लीवर यानी कि यकृत में सूजन का वायरल रोग है। इसे आम भाषा में गंभीर पीलिया समझें। हेपेटाइटिस बी संक्रमित सुई या रक्त से फैलता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भयंकर दर्द होता है और शरीर में खून जमाने वाले प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से गिर जाती है। एड्स जैसी खतरनाक बीमारी की जांच के लिए सबसे प्रसिद्ध ब्लड टेस्ट एलिसा है, और पक्का करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। कवक फफूंद से होने वाला रोग दाद है, खाज है, एथलीट फुट है, पैरों का गलना और सिर का गंजापन है। एथलीट फुट नाम की बीमारी फफूंद से होती है। जो लोग ज़्यादा देर तक गीले जूते मोजे पहनते हैं, उनके पैरों की उंगलियों के बीच की त्वचा गलने लगती है। दाद या रिंग वॉर्म में शरीर पर गोल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। यह किसी कीड़े से नहीं, बल्कि त्वचा पर लगी फफूंद कवक के कारण होते हैं। मलेरिया बुखार में बहुत तेज सर्दी और कंपकपी क्यों लगती है? क्योंकि मलेरिया का परजीवी हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को फोड़कर एक जहर निकालता है, जिसे हीमोजोइन कहते हैं। मलेरिया की सबसे पुरानी और मशहूर दवा कुनैन है, जिसे सिनकोना नाम के पेड़ की छाल को पीसकर बनाया जाता है। फाइलेरिया हाथी पांव बीमारी बुचेरिया नाम के कीड़े से होती है, और यह मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। इसमें पैरों की नसें ब्लॉक होने से पैर हाथी जैसे सूज जाते हैं। दूषित पानी पीने से पेट में अमीबियासिस, पेचिस और जियार्डियासिस, डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं, जो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। जापानी एन्सेफ्लाइटिस दिमागी बुखार क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। यह वायरस सुअरों के शरीर में अपनी संख्या बढ़ाता है। यह यूपी के गोरखपुर बेल्ट में बहुत फैला हुआ था, लेकिन अब इस पर काबू पा लिया गया है। निपाह वायरस एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में आता है, जूनोटिक। इसका असली घर है, वो फलों को खाने वाले बड़े चमगादड़ होते हैं। स्वाइन फ्लू सुअरों वाला बुखार है, H1N1 वायरस के कारण होता है, जबकि बर्ड फ्लू मुर्गियों वाला बुखार है, और यह मुख्य रूप से H5N1 वायरस से होता है। सार्स सांस लेने में तकलीफ पैदा करने वाला एक खतरनाक रोग है। यह भी कोरोना परिवार की ही एक वायरस के कारण होता है। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में घुसता है, तो हमारे खून में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC का एक प्रकार बी लिम्फोसाइट्स और बी कोशिकाएं उस दुश्मन को मारने के लिए एंटीबॉडी रूपी हथियार बनाती हैं। अस्थमा यानी कि दमा मुख्य रूप से
धूल धुएं की एलर्जी और हवा में उड़ने वाले कवकों यानी कि फफूंद के छोटे बीजाणुओं के सांस में जाने से होता है। स्क्रब टाइफस एक तेज बुखार वाली बीमारी है जो जंगलों झाड़ियों में पाए जाने वाले छोटे पिस्सुओं के काटने से फैलती है। बोटुलिज्म एक बहुत ही खतरनाक किस्म की फूड पॉइजनिंग, खाने का जहरीला होना है, जैसे जो अक्सर एक्सपायरी डेट के बाद डिब्बा बंद खाना खाने से होती है। अब हम बात करेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान एवं टीके की, इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीन की। तो प्रतिरक्षा हमारे शरीर का वह अपना रक्षा कवच या ताकत है जिससे वह रोजाना अनगिनत बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से लड़ता है। जन्मजात प्रतिरक्षा यानी कि इनैट इम्यूनिटी, यह वह सुरक्षा है जो हमें जन्म से ही मिलती है, जैसे हमारी त्वचा की दीवार, पेट का तेज एसिड और लार में मौजूद कीटाणु मारने वाला एंजाइम। उपार्जित प्रतिरक्षा, यह वह ताकत है जो हम जिंदगी भर बीमारियों का सामना करके या टीका लगवाकर हासिल करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे आंखों के आंसुओं और मुंह की लार में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है जो बाहर से आने वाले जीवाणुओं को तुरंत मार गिराता है। एंटीजेन बाहरी दुश्मन कीटाणु या जहर को कहते हैं जिसके शरीर में घुसते ही हमारा रक्षा तंत्र अलार्म बजाकर एक्टिव हो जाता है। एंटीबॉडी वे वाई आकार के प्रोटीन रूपी मिसाइलें हैं जिन्हें हमारा खून केवल उन दुश्मनों एंटीजन को ढूंढकर नष्ट करने के लिए बनाता है। जन्म के तुरंत बाद मां के पहले गाढ़े पीले दूध, खीस, कोलोस्ट्रम जिसको कहते हैं, में आईजीए एंटीबॉडी भरपूर मात्रा में होती है जो नवजात शिशु को बाहरी दुनिया की बीमारियों से बचाती है। जब हमें धूल या किसी चीज से एलर्जी होती है तो शरीर में आईजीई नाम की एंटीबॉडी बढ़ जाती है और खून में हिस्टामिन नाम का रसायन बहने लगता है जिससे छींक या खुजली आती है। पोलियो से बचाने वाला टीका इंजेक्शन वाला जोनास साल्क ने बनाया था। ठीक है, जो पोलियो से बचाने वाला पहला टीका इंजेक्शन वाला था उसे जोनास साल्क ने बनाया था। पोलियो की वह मशहूर 2 बूंद जिंदगी की ओरल ड्रॉप्स ओपीवी अल्बर्ट साबिन ने बनाई थी। सक्रिय प्रतिरक्षा में डॉक्टर टीके के जरिए हमारे शरीर में मरे हुए या कमजोर कीटाणु डालते हैं जिससे शरीर खुद से लड़ना सीखता है और एंटीबॉडी बनाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी में शरीर को खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती बल्कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे सांप के काटने पर दिया जाने वाला एंटीवेनम। ऑटो इम्यून रोग वह बदकिस्मती वाली स्थिति है जहां शरीर का रक्षा तंत्र पागल हो जाता है और दुश्मन की जगह अपने ही अच्छे अंगों को नष्ट करने लगता है, जैसे जोड़ों का दर्द। टीका किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसकी बात करें तो यह हमारे शरीर की स्मृति कोशिकाओं की सिद्धांत पर काम करता है। शरीर एक बार कमजोर दुश्मन को हराकर उसका चेहरा याद कर लेता है ताकि असली दुश्मन आए तो उसे तुरंत मार सके। हमारे खून में डब्ल्यूबीसी के अंदर मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स नाम के सैनिक होते हैं जो सीधे तौर पर जीवाणुओं को निगल कर खा जाते हैं। इसे खाने की प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कृषि और उद्योग में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन एग्री एंड इंडस्ट्री। रासायनिक खादों, यूरिया आदि के बजाय खेती में सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है जो मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं। धान या चावल के खेतों में पानी भरा रहता है जहां एजोला नाम के पानी वाले पौधे के साथ एनावीना जीवाणु मिलकर मुफ्त में नाइट्रोजन बनाते हैं जिससे खाद की जरूरत कम हो जाती है। जैव कीटनाशक जहरीले रसायनों का एक सुरक्षित विकल्प है, जैसे वैसिलस थुरिंजियनेसिस वीटी जीवाणु का स्प्रे करने से फसल खाने वाले कीड़े मर जाते हैं पर इंसानों को नुकसान नहीं होता है। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जिसे मिट्टी में मिलाने से वह पौधों की जड़ों को बीमार करने वाले बुरे कवकों को खा जाती है और यह एक बेहतरीन जैव नियंत्रक है। वैक्यूलो वायरस ऐसे वायरस हैं जो चुन चुनकर केवल नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों पर हमला करते हैं, इसलिए ये खेती के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। गंदे नालों और सीवर के पानी सीवेज को मशीन से साफ करते समय उसमें सूक्ष्म जीव छोड़े जाते हैं जो पानी की सारी गंदगी खाकर अपघटन करके उसे साफ कर देते हैं। इससे पानी का प्रदूषण यानी कि बीओडी कम हो जाता है।
किसी पानी की जांच में वीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी अधिक होगी वह पानी उतना ही ज़्यादा गंदा और प्रदूषित माना जाएगा। गोबर गैस या बायोगैस में सबसे मुख्य गैस मीथेन 50 से 70% तक होती है। इसे मिथेनोजेंस नाम के जीवाणु हवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर को सड़ाकर बनाते हैं। डेयरी उद्योग में दूध से स्वादिष्ट पनीर बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग होता है। स्विस चीज, टॉम एंड जेरी वाला छेद पाला पनीर में बड़े बड़े छेद CO2 गैस निकलने के कारण बनते हैं। गन्ने या फलों के रस से सिरका बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटिस जीवाणु का इस्तेमाल होता है, जो रस को एसिटिक अम्ल में बदल देता है। फैक्ट्रियों में सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए एस्परजिलस नाइजर नाम का फफूंद का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर नींबू के रस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दिल के मरीजों के लिए स्टैटिन नाम की दवा ईस्ट या फफूंद से बनाई जाती है। यह हमारी नसों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल फैट को कम करती है। हार्ट अटैक आने पर खून की नसों में थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। इसे तुरंत घोलकर रास्ता खोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर का इंजेक्शन देते हैं, जो कि एक जीवाणु से बनता है। जब किसी इंसान का किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट अंग प्रत्यारोपण होता है तो उसका शरीर नए अंग को रिजेक्ट कर सकता है। इसे रोकने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए नाम की दवा दी जाती है, जो एक कवक से बनती है। जब समुद्र में जहाज से कच्चा तेल लीक हो जाता है तो प्रदूषण होता है। इस तेल को खाने वाले बैक्टीरिया सूडोमोनास पुटिटा पानी में छोड़ जाते हैं। पर्यावरण को बैक्टीरिया से साफ करने की इस तकनीकी को जैव उपचार कहते हैं। भारत के डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने लैब में एक सुपर बग सूडोमोनास पुटिडा बैक्टीरिया का बदला हुआ रूप बनाया था, जो समुद्र में गिरे हुए तेल को तेजी से खाकर साफ कर देता है। बेकरी में ब्रेड बनाते समय आटे में ईस्ट मिलाते हैं। ईस्ट आटे में किण्वन करता है, यानी कि उसको सड़ाता है, जिससे CO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है और ब्रेड स्पंजी होकर फूल जाते हैं। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक शब्द का असल मतलब जीवन के खिलाफ होता है, क्योंकि यह जीवाणुओं के जीवन के खिलाफ है, लेकिन हम इंसानों की जान बचाने के कारण यह हमारे लिए प्रो लाइफ यानी कि जीवन रक्षक है। पेनिसिलिन नाम की पहली एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा फायदा द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों की जान बचाने में हुआ था। इसलिए 1945 में फ्लेमिंग को नोबेल मिला था। जैव प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक DNA को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें DNA की आणविक कैंची कहते हैं। ये कैंचियाँ सूक्ष्म जीवाणुओं के शरीर से ही निकाली जाती हैं। तो ये रहा आपका आज का पूरा कंटेंट। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये माइक्रोबायोलॉजी का सेशन आपको कैसा लगा। देखिए, आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि आप साइंस को उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या साइंस के आप छात्र नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। जीवाणु, विषाणु, टीके से जुड़े हुए जितने भी कंटेंट है उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। और रही बात आज के इस वीडियो की PDF की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की PDF की, लोअर पीसेस का कंटेंट हो या यूपी लेखपाल का कंटेंट हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपको परिणाम पॉजिटिवली मिलेंगे और हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।